हेलो एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, व्हाट इज एन अल्टरनेटिंग करंट? द करंट विच चेंजेस इट्स वैल्यू एज वेल एज इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है? टू कॉल इट एन अल्टरनेटिंग करंट, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। एक जो डायरेक्ट करंट है या स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट है, स्टेडी मीन्स इट रिमेन्स एट वन कांस्टेंट और वी कैन से वन फिक्स्ड वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू कम या ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि डायरेक्ट करंट के केस में जो ये अपनी डायरेक्शन है करंट, ये चेंज नहीं करता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट के केस में ये डायरेक्शन भी चेंज करता है। फॉर हाफ टाइम इट flows in one direction and for the other half of time it flows in the reverse direction. So that is what main point of identification of alternating current is. तो so alternating current which changes its direction periodically, it is difficult to measure otherwise. So in order to discuss about the value of alternating current at a particular instant of time or for a given time interval, we define the two methods to know about alternating current, or we can say we define two values for alternating current. One is the average or mean value of the alternating current, because current keeps on changing its direction periodically, right? So one is average value or mean value of alternating current, and other one it is the root mean square value or virtual value, or we can say effective value of AC, alternating current. So let us start with the very first way to define an alternating current. तो एवरेज वैल्यू क्या है या मीन वैल्यू एसी की क्या है? तो मान लीजिए अगर किसी सर्किट में या किसी रजिस्टर में से एसी पास किया जाता है, तो वो एसी जो है उसका जो है डायरेक्शन आफ्टर हाफ टाइम वो चेंज होती है, लेकिन रजिस्टर के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं है. रजिस्टर बिहेव्स इन बोथ वेज फॉर द एसी और बोथ साइकिल्स फॉर द एसी, द रजिस्टर बिहेव्स इन द सिमिलर मैनर, right? So what is the mean or average value of AC? Because for one half the value of AC is positive and for other half the value of AC is negative. So total value of AC, or we can say average value of AC over a complete cycle is 0. So in order to define the average or mean value of AC, we define the average or mean value of the AC only for one half of the cycle. क्योंकि एक हाफ में इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं जाएगी, राइट? सो हाफ वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द साइकिल के लिए एसी की टोटल वैल्यू कितनी है? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट करंट के बारे में बात करते हैं या स्टेडी करंट के बारे में बात करते हैं फॉर द सेम टाइम, हाफ वी कैन से टाइम पीरियड के लिए, तो डायरेक्ट करंट की वैल्यू तो थ्रू आउट द टाइम जो है कांस्टेंट रहती है फॉर द हाफ साइकिल और फॉर द टाइम ऑफ द हाफ साइकिल, मीन्स T/2, कैपिटल T/2, जो कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ एसी, तो T/2 is the half of the time of the time period, or we can say half of the cycle, right? तो जो डायरेक्ट करंट की वैल्यू है वो तो थ्रू आउट T/2 की टाइम के लिए क्या रही? कांस्टेंट. तो वो जो है एक हीट जो है प्रोड्यूस करेगी उस रजिस्टर में से, या उस रजिस्टर में से चार्ज सेंड करेगी. लेकिन अगर एसी है तो उसका हाफ साइकिल के लिए वो सिर्फ उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है सिर्फ एक थोड़े से समय के लिए ही रहती है. इसका मतलब there we need to define an average or mean value of the alternating current. So what is mean or we can say average value of alternating current? So mean or average value of alternating current over the half cycle is known by the value of direct current. So it is that value of direct current which is also called as the steady current, which will send the same amount of charge in the circuit. जो सर्किट में उतना ही चार्ज जो है सेंड करेगा इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल, जैसा कि अल्टरनेटिंग करंट करेगा उसी सर्किट में से उतना ही समय के लिए, ठीक है? यानी कि स्टेडी करंट की एक ऐसी वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या है हाफ साइकिल के लिए? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर द हाफ साइकिल स्टेडी करंट की उस वैल्यू के बराबर होगी, जो स्टेडी करंट की उस वैल्यू के बराबर होगी जो स्टेडी करंट जो है एक डेफिनेट अमाउंट का चार्ज जो है उतना ही अमाउंट का चार्ज जो है सेंड करेगा सर्किट में फॉर द हाफ साइकिल और फॉर द हाफ टाइम पीरियड, जैसा कि एक एसी अपने हाफ साइकिल में करेगा थ्रू द सेम सर्किट एंड फॉर द सेम टाइम T/2.
फॉर द सेम हाफ साइकिल। ठीक है, तो स्टेडी करंट की वो कांस्टेंट वैल्यू for the same time it will send the same amount of charge as sent by the alternating current during its 1/2 cycle or for the time of 1/2 cycle। तो उस समय स्टेडी करंट की उस वैल्यू को हम एक तरह से जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कहेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर करंट आई है विच रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम dt, तो इन दैट केस वो करंट जो कांस्टेंट रहेगा फॉर द वेरी स्मॉल टाइम dt, राइट, वो कितना चार्ज सेंड करेगा dt टाइम में। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट, द चार्ज सेंट बाय दिस करंट आई विच रिमेन्स कांस्टेंट only for this much of time period which is infinitesimally very small time interval। तो charge sent by this current in this much of time it is given by dq is equal to I into dt। और करंट यहाँ पे किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, टाइम वेरिंग करंट है। आई नॉट साइन ओमेगा टी से जैसे हमने लास्ट क्लास में समझा था, इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं एट एनी टाइम टी, राइट। तो हम जानना चाहते हैं कि ये तो है स्मॉल टाइम dt में जो करंट चार्ज जो है सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। टोटल टाइम t/2 के लिए कितना जो चार्ज है वो फ्लो करेगा। सो वी आर इंटीग्रेटिंग all such amount of charges which are happening, which are being sent during the time 0 to t/2, or we can say simply this is the for the half of the cycle of the AC। जब तक AC का एक हाफ साइकिल कंप्लीट होता है उस दौरान कितना चार्ज वो सेंड कर चुका होगा। तो टोटल चार्ज इट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस बिटवीन 0 to t/2, ओनली हाफ साइकिल के लिए ही हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो एवरेज वैल्यू यहाँ पे हाफ साइकिल के लिए ही हम कंसीडर करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई नॉट इज समथिंग विच इज कांस्टेंट, पीक वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है या करंट एम्पलीट्यूड भी इसको कहते हैं। इट इज समथिंग दैट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट इंटीग्रेबल, तो उसको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देते हैं और अंदर हमारे पास बचता है सिर्फ साइन ओमेगा टी dt। अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है इट इज माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, जो यहाँ पे टी का मल्टीपल नंबर है, यानी कि वेरिएबल है टी यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, dt के साथ इंटीग्रेशन है। तो t के अलावा बाकी जो इसका मल्टीपल है उससे हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस मैथमेटिकल पार्ट। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी एंड द लिमिट्स ऑफ टाइम गोज फ्रॉम 0 to t/2 ओनली। फिर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला है टोटल चार्ज के लिए वो इस तरह से बन जाता है। अब ओमेगा जो यहाँ पे लिखा जा रहा है इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज गिवन बाय 2π/t जैसा यहाँ पे लिखा है। तो इसकी वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये ओमेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, राइट। तो डिनोमिनेटर में है तो जब यहाँ 2π/t इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t ऊपर चला जाएगा, 2π नीचे रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज के लिए फॉर्मूला है या इक्वेशन है वो यहाँ ये बन जाते हैं। दिस इज द चार्ज सेंट बाय द ए डायरेक्ट करंट फॉर द हाफ साइकिल और फॉर द हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। और अगर मीन वैल्यू ऑफ AC के बारे में बात करें तो मान लीजिए मीन वैल्यू ऑफ AC जो है IM है, तो हाफ साइकिल में वो कितना चार्ज सेंड कर देगा बाय डेफिनेशन जैसा यहाँ पे है। तो चार्ज सेंट बाय दिस मीन वैल्यू ऑफ AC फॉर द हाफ टाइम इट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू IM इंटू t/2। इसी के रेफरेंस में हम इसको यहां भी लिख रहे हैं, राइट। सो दिस इज द बाय डेफिनेशन। तो ये जो दोनों चार्ज है, दिस इज द चार्ज सेंट बाय द DC एंड दिस इज द चार्ज सेंट बाय द DC। क्यों? क्योंकि ये dt टाइम के लिए क्या रहा, कांस्टेंट फॉर एग्जांपल। और दिस इज द चार्ज सेंट बाय द मीन वैल्यू ऑफ AC जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं फॉर द हाफ टाइम t/2। सो दिस इज द चार्ज सेंट बाय AC इन टाइम t/2, राइट। तो यहाँ पे दोनों चार्जेस जो हैं एक तरह से चार्ज सेंट बाय द मीन वैल्यू ऑफ AC इट इज इक्वल टू चार्ज सेंट बाय द स्टेडी वैल्यू ऑफ AC, जिस जो है सेम चार्ज जो है सेंड करेगा, सेम चार्ज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। सो दिस मीन्स चार्ज बोथ ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ द चार्जेस आर सेम। तो यहाँ पे दोनों को जब इक्वेट कर देंगे तो T और T यहाँ पे दोनों इक्वेशन में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे IM यानी कि मीन वैल्यू ऑफ AC या एवरेज वैल्यू ऑफ AC किसके बराबर आ जाता है, 2 भी उधर चला जाएगा, 2I0 डिवाइडेड बाई पाई। तो ये है वो मीन वैल्यू ऑफ AC। ये AC की जो पीक वैल्यू है उसके 2/पाई टाइम्स जो है रहेगी।
इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करते हैं, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और ऊपर 2 को डिवाइड करके, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो इसके बराबर जाती है। कहने तो यहाँ इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि मीन या एवरेज वैल्यू एसी की कितनी होती है, ये होती है पीक वैल्यू के, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू के, एसी की मैक्सिमम वैल्यू के या एसी के एम्पलीट्यूड के 0.637 टाइम्स, या जिसको हम लिख सकते हैं 63.7% of the peak value of AC. So this is the average value or mean value of alternating current, which is defined only for the half of the cycle. क्योंकि पूरे साइकिल के ऊपर अगर उसको डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि AC हाफ टाइम के लिए, हाफ साइकिल के लिए चार्ज सर्किट को देगा और हाफ टाइम के लिए सर्किट में से चार्ज वापस लेगा। तो कुल मिलाकर चार्ज इज सेंट बाय द AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। तो वहां पे फिर एवरेज या मीन वैल्यू जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाई वी नीड टू डिफाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द AC और वी कैन से मीन वैल्यू ऑफ द AC ओनली फॉर द हाफ ऑफ द साइकिल। उसी तरह से अल्टरनेटिंग EMF के लिए अगर इक्वेशन लिखनी है तो उसी तरह से उसके लिए भी हम इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीन वैल्यू ऑफ EMF या एवरेज वैल्यू ऑफ EMF, अल्टरनेटिंग EMF, इट इज गिवन बाई 2 E नॉट अपॉन पाई। उसी स्टेप में करेंगे तो हमारे पास यही फार्मूला EMF के लिए भी मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ EMF, अल्टरनेटिंग EMF, या उसको लिख सकते हैं 63.7% ऑफ द peak value of EMF. So this is about the average or we can say mean value of AC. Another way to measure the AC, क्योंकि AC कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो अनदर वे इसको मेजर करने का और कैलकुलेट करने का या डिफाइन करने का ये भी है, टू फाइंड आउट इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इट्स वर्चुअल वैल्यू भी इसको बोलते हैं, या फिर उसकी इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। सो व्हाट इज दिस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू AC की होती कितनी है, मतलब डिफाइन करने का मीनिंग ये है। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट स्टेडी करंट। उसी तरह से दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट या दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच वुड प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट in a given resistor or we can say circuit in the given time as is produced by the alternating current in the same resistance and in the same time। अगर किसी रेजिस्टेंस में से हम कोई अल्टरनेटिंग करंट सेंड करते हैं फॉर सम टाइम, तो डायरेक्ट करंट की कुछ एक वैल्यू ऐसी भी होगी, अगर वो उतने ही समय के लिए उसी रजिस्टर में से पास की जाएगी तो दोनों केसेस में करंट जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सेम होगी। तो एक तरह से हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है AC की, हम डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू के बराबर लेते हैं विच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज डन बाय द अल्टरनेटिंग करंट फॉर द सेम टाइम एंड इन द सेम सर्किट और वी कैन से इन द सेम रेजिस्टेंस। So suppose that the current is constant for time dt, very small time dt, right? In that case the heat produced, it is given by I square R into dt. By definition the heat produced by this current through a resistor R for small time dt, अगर ये करंट जो है dt very small time, infinitesimally small time जो है dt के लिए कांस्टेंट रहता है ये करंट, तो ये कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो इट इज dH, दिस इज अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। द स्मॉल heat produced, it is given by dH is equal to I square into R into dt. dt is the time for which the current remains constant. तो यहाँ पे I की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इट इज I नॉट साइन ओमेगा टी, तो बन जाएगा I नॉट स्क्वायर इंटू R इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। दिस हमने यहाँ पे सिर्फ करंट की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करी। ओके, नाउ व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट विच इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि एक रजिस्टर करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ करंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस करता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड आउट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ द AC. So total amount of heat produced for the whole cycle of the AC, it is given by the integration of this equation. So it is integrated between the limits of 0 to t, capital T, which is time period. तो इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया यहाँ पे। अब जो चीज़ कांस्टेंट है, जैसे I नॉट कांस्टेंट है और R कांस्टेंट है, तो ये तो आ जाएंगे इंटीग्रेशन के साइन के बाहर, और बाकी जो अंदर टर्म बचती है उसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं बाय द मैथमेटिकल
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम जो है इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू फॉर द फॉर द कंप्लीट साइकिल इट रिमेन्स हाफ, तो इट बिकम्स आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, क्योंकि साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है फॉर द हाफ साइकिल इट रिमेन्स हाफ, फॉर द कंप्लीट साइकिल इट रिमेन्स हाफ 1/2। सो हीट प्रोड्यूस इट इज गिवन बाई आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। आफ्टर इंटीग्रेशन ओमेगा की जो भी यहाँ से आएगा उसको हम 2 पाई अपॉन टी से लिख देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है रिड्यूस हो जाएगी फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द एसी। तो अगर जो एसी की वर्चुअल वैल्यू है या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसको हम आई वी से लिखते हैं, या आई आर एम एस से भी लिख सकते हैं, या उसको आई इफेक्टिव से भी इस तरह से लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगी फॉर द सेम कंप्लीट टाइम टी, जैसे यहाँ पे 0 और टी के बीच में इंटीग्रेट किया, मतलब यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है हमने फाइंड आउट करी फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द एसी। तो यहाँ पे भी जो हीट प्रोड्यूस होगी अगर हम वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी की कंसीडर करें, इट विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट आई वी स्क्वायर आर इंटू टी, वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। दीज टू हीट प्रोड्यूस्ड विल बी सेम, ठीक है। सो यहां से जब इनको इक्वेट कर देते हैं, तो जब इक्वेट कर देते हैं तो यहाँ पे जो चीज कैंसिल हो गई उसके अलावा जो चीज बची उसको हम यहाँ से लिख देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या जिसको वर्चुअल वैल्यू या जिसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी हम कह रहे हैं, इट इज गिवन बाई आई नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है 0.707 टाइम्स आई नॉट। आई नॉट अगेन मीन्स द पीक वैल्यू ऑफ एसी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इन केस ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो आई नॉट है उसका 0.707 टाइम्स के बराबर जो है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। इसको हम 70.7% इस तरह से भी लिख सकते हैं ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू, so which is larger than the average value which is only 63.7 of the peak value। तो एक बार फिर से इसको यहाँ पे समझते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इट इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट और स्टेडी करंट, that value of steady current which will produce the same amount of heat in a given resistance या circuit in the given time as is produced by the given alternating current in the same resistance for the same time during the same time। तो मान लेते हैं कि करंट जो है कांस्टेंट रहता है फॉर स्मॉल टाइम dt, तो उसकी वजह से कितना हीट प्रोड्यूस होगी, इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे I की वैल्यू जो है हम रख देते हैं विच इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर इंप्लीमेंट हो जाएगा यहाँ, और साइन के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि एसी के पूरे साइकिल के दौरान, इनके एक पूरे टाइम पीरियड के दौरान जो 0 से लेकर t तक कंप्लीट होता है, उस दौरान टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितना प्रोड्यूस होगी इस रजिस्टर्स में से, ठीक है। सो दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्ट करंट। सो दिस इज गिवन बाय H, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज स्मॉल हीट्स बिटवीन 0 to t, कैपिटल T। तो जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाती है, राइट। तो अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी की वजह से ही जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको लिखें, तो मान लीजिए जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एसी की है उसको, या हम इस तरह से वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी की आई वी से लिखते हैं, तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगी अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीट, इट विल प्रोड्यूस द this much amount of heat given by I V square या I RMS square into R into T। तो यहाँ पे रजिस्टर और टाइम it is same, so this is the amount of heat produced by the virtual value of AC या root mean square value of AC। तो according to the definition root mean square value उतनी ही heat produce करेगी जितना direct current की particular value heat produce करेगी through the same resistance for the same time, so that means both heats produced are same। तो जब इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड और डिफाइन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट विच इज ओनली 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट आई नॉट। एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट द फॉर्मूला फॉर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। तो सेम स्टेप में उसको भी हम इसी तरह से
लिख सकते हैं. इट इज ऑल्सो 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. सो दिस इज अबाउट द डिफाइनिंग द अल्टरनेटिंग करंट. तो दो तरह से हम जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यूज को जो है यूज करते हैं. तो यहाँ पे एक दो नोट्स ये लिखे हैं, आप यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास. थैंक यू.